तो यहाँ पर देखो जो स्टेप नंबर 1 है ना, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 1 को हम लोग बोलेंगे कॉन्डेंसेशन स्टेप, याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 1 को कॉन्डेंसेशन स्टेप बोलेंगे, इसको याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्टेप नंबर 1 को हम लोग बोलेंगे कॉन्डेंसेशन स्टेप। कॉन्डेंसेशन स्टेप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सालो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम एक दूसरे से कॉन्डेंस करता है, मतलब हम लोग बोलेंगे दूसरे से कंबाइन करता है, ठीक है। तो हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप्स को अलग अलग देखेंगे, उसका बायोकेमिस्ट्री भी देखेंगे, ठीक है, याद रखना। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। स्टेप 1 को क्या बोलेंगे, कॉन्डेंसेशन स्टेप। स्टेप 2 को देखो क्या बोलेंगे, क्योंकि सिट्रिक एसिड यहाँ पर देखो ध्यान से, सिट्रिक एसिड और सिस एकोनिटिक एसिड है ना, और ये आइसोसिट्रिक एसिड है ना, ये सब सारा का सारा एक दूसरे का आइसोमर है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन स्टेप, याद रखना, आइसोमेराइजेशन स्टेप बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन स्टेप। क्यों, क्योंकि सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड ये क्या है, एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमर का मतलब क्या होता है, तो देखो ये चीज समझ में आएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर अगर हम लोग कार्बन का अगर यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तब देखो, तब समझ में आ जाएगा ये आइसोमराइजेशन स्टेप कैसे है। देखो ऑक्सालो एसिटिक एसिड, याद रखना ये कितना कार्बन का होता है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन का होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम कितना कार्बन का होता है, हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन का होता है ना। तो 4 और 2 कार्बन जुड़ेगा तो कितना कार्बन का कंपाउंड बनेगा, सिट्रिक एसिड हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन स्टेप, ठीक है। और कंडेंसेशन स्टेप को करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे वाटर चाहिए, ठीक है, याद रखना है। कंडेंसेशन स्टेप को करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे वाटर चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, H2O, ठीक है, याद रखना, ये मैं बताऊंगा। तो 6 कार्बन का कंपाउंड बना ना सिट्रिक एसिड। अब देखो ध्यान से, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड है ना, और सिस एकोनिटिक एसिड को भी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो याद रखना ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन का ही तो कंपाउंड है। और आइसोसिट्रिक एसिड को भी देखेंगे ना, तो ये भी कितना कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिट्रिक एसिड से जो सिस एकोनिटिक एसिड बनता है, ठीक है, वो भी 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। और सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, वो भी 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। या हम लोग ये बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड से जब आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, तो दोनों का दोनों सिट्रिक एसिड भी और आइसोसिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन का ही का तो कंपाउंड होता है। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमर का मतलब हो गया कि दोनों का हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम होगा, 6 कार्बन इसमें भी होगा, 6 कार्बन इसमें भी होगा, ठीक है, 6 कार्बन इसमें भी होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना उसमें डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन स्टेप, याद रखना है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग सिस एकोनिटिक एसिड को लिखे या नहीं लिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्टली सिट्रिक एसिड को दिखा सकते हैं कि सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड में। क्यों, क्योंकि इस स्टेप को बोलते हैं आइसोमराइजेशन स्टेप। सिट्रिक एसिड में भी 6 कार्बन होगा, आइसोसिट्रिक एसिड में भी 6 कार्बन होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, ओनली डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन स्टेप, ध्यान देना। तो यहां पर देखो 6 कार्बन क्या ना, आइसोमराइजेशन स्टेप। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर आइसोसिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, तब देखो ध्यान से, यहां पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हम लोग बोलेंगे कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है ना, तो ये कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड बनता है ना, तो सक्सिनिक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है ना, तो फ्यूमेरिक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। फ्यूमेरिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता है ना, तो मैलिक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। अब मैलिक एसिड से जब ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनता है ना, तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये कार्बन को आप ध्यान में रखना। अब इससे आप स्टेप्स का नाम निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। दूसरा स्टेप मैंने बताया था आइसोमराइजेशन स्टेप ना, याद रखना। आइसोमराइजेशन स्टेप में हम लोग बोलेंगे वाटर पहले हटेगा और उसके बाद फिर से वाटर जुड़ता है, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, ये जब सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है ना, तो यहां पर से हम लोग बोलेंगे, यहां से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर हटेगा, ठीक है। और जब सिस एकोनिटिक एसिड फिर हम लोग बोलेंगे जब आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है ना, तो यहां पर क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर जुड़ेगा। इसका मतलब स्टेप नंबर 2 में पहले क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन हो रहा है, याद रखना है। स्टेप नंबर 2 में पहले क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर हट रहा है। और हम लोग बोलेंगे फिर बाद में क्या हो रहा है, वाटर जुड़ रहा है, मतलब क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर जुड़ रहा है मतलब क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में याद रखना है डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन दोनों स्टेप होता है स्टेप नंबर 2 को। तो स्टेप नंबर 2 को हम लोग डिहाइड्रेशन
एंड हाइड्रेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, आइसोमराइजेशन स्टेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो याद रखना सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जब हाइड्रेशन मतलब वाटर जब जुड़ेगा सिस एकोनिटिक एसिड में, तो ये सिस एकोनिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा। या डायरेक्टली हम लोग दिखा सकते हैं, सिट्रिक एसिड जब आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो पहले देखो क्या हो रहा है, पहले हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, वाटर हट रहा है। ठीक है, ऐसे दिखा दो, पहले वाटर हट रहा है, फिर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे वाटर ऐड हो रहा है, वाटर जुड़ रहा है। हट रहा है मतलब डिहाइड्रेशन, फिर ऐड हो रहा है मतलब हाइड्रेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, अब ऐसे मैं अलग अलग स्टेप को का बायोकेमिस्ट्री बताऊंगा, अलग अलग करके बताऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी बस ध्यान में रखो। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, आइसोसिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है ना, तो यहां पर देखो ध्यान से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन का कंपाउंड किस में चेंज हो रहा है, 5 कार्बन के कंपाउंड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां पर ये स्टेप में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तभी तो 6 कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तभी तो 5 कार्बन का कंपाउंड बनाना। ठीक है, तो अब इस स्टेप को देखो क्या बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल रहा है तो उससे टर्म आएगा डी कार्बोक्सिलेशन। उससे टर्म क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी मतलब क्या चीज, डिलीट, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2, मतलब रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब याद रखना है जहां जहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा ना, जहां जहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा ना, वहां वहां हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, देखो ध्यान से, ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहां जहां लगेगा उस स्टेप को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेप। याद रखना है, क्यों, क्योंकि डी का मतलब क्या होगा, डिलीट। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे करेंगे तो याद रखना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंजाइम का नाम ही क्या है, डिहाइड्रोजिनेज, मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, और हाइड्रोजन हटेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जहां जहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, जहां जहां वहां वहां ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, पहले पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने ये बताया यहां पर स्टेप नंबर 3 में कि इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, आइसोसिट्रिक एसिड का, याद रखना है। या एंजाइम क्या लग रहा है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहां लगेगा वहां पर क्या क्या इस स्टेप को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर निकल रहा है ना, तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं स्टेप नंबर 3 को। तो याद रखना है स्टेप नंबर 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप के नाम से जानेंगे। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं, अब देखो ध्यान से। अब स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। स्टेप नंबर 4 को हम लोग क्या नाम देंगे, देखो ध्यान से। पहला चीज तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, याद रखना है, अभी भी मैंने बताया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन से कितना कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड ना, मतलब एक कार्बन हम लोग बोलेंगे CO2 के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक कार्बन किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे CO2 के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन तो हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। तो स्टेप नंबर 4 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए। अब स्टेप नंबर 5 को क्या बोलेंगे, देखो सिंपल है। स्टेप नंबर 5 में क्या बन रहा है, जीटीपी बन रहा है ना, और जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, और जहां भी जीटीपी एटीपी बनता है उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन स्टेप, फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फोस्फोराइलेशन स्टेप बोलेंगे स्टेप नंबर 5 को। ठीक है, और जब भी कभी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे अगर एटीपी या जीटीपी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, या सिंपल हम लोग फोस्फोराइलेशन स्टेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था। अब ग्लाइकोलाइसिस वाला जो जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, इसको आप देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन क्या होता है। ठीक है, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हम लोग कब लगाते हैं, मैंने सारा कुछ बताया। 3 टाइप से फोस्फोराइलेशन होता है, एक सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है, एक ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है, एक फोटो फोस्फोराइलेशन होता है। बस 3 टाइप का फोस्फोराइलेशन होगा और सब में एटीपी बनेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जब भी कभी एटीपी या जीटीपी बन रहा है तो उस स्टेप को हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन स्टेप, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन बोलेंगे। याद रखना है।
ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के भी टाइम पे अगर आपको याद होगा तो स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10 को हम लोग क्या बोले थे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोले थे। तो स्टेप नंबर 5 भी क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 6 में देखो, स्टेप नंबर 6 में कौन सा एंजाइम लग रहा है, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है ना, ठीक है, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है। और मैंने बताया था जहां जहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा ना, वहां वहां जो एंजाइम होगा, सॉरी वहां उस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्टेप को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेप। सिंपल है ना, ऑक्सीडेशन भी बोल सकती है, एंजाइम के नाम पे भी स्टेप का नाम दे सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप, डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, दोनों सही है, या तो ऑक्सीडेशन स्टेप बोलो या डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप बोलो। तो स्टेप नंबर 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेप या डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक खास बात बताने जा रहा हूँ। जो टोटल कितना एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का, 80 तो एंजाइम है ना, 8 स्टेप्स है तो 8 एंजाइम्स है। सारा का सारा एंजाइम याद रखना मैट्रिक्स ऑफ दी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है सारा का सारा एंजाइम, केवल एक एंजाइम को छोड़ के। और वो एंजाइम कौन है हम लोग बोलेंगे, वो एंजाइम है, याद रखना है, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज याद रखना है, क्रेब्स साइकिल का वैसा एंजाइम है जो कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कहां पर होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज मिलेगा। और ये चूंकि क्रेब्स साइकिल का भी एंजाइम है, और इसके साथ साथ याद रखना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 2 भी है, ठीक है। टोटल याद रखना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चार कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं करता है। लेकिन याद रखना है जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना, वो कॉम्प्लेक्स 2 याद रखना है क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, ठीक है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और जो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलने वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट है, जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 या प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। और वैसे भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज याद रखना वैसा एंजाइम होता है जो क्रेब्स साइकिल का भी एंजाइम है, और ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 2 का भी काम करता है, इस चीज को याद रखना है। और ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, बाकी सारा का सारा एंजाइम प्रेजेंट होता है कहां, हम लोग बोलेंगे कहां प्रेजेंट होता है बाकी सारा का सारा एंजाइम, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में डिसॉल्व्ड स्टेट में, ठीक है। तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, उसको एक नोट्स जैसा बना लेना, ठीक है। आई होप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब स्टेप नंबर 7 को देखो, स्टेप नंबर 7 को हम लोग क्या नाम दे, याद रखना स्टेप नंबर 7 जिसमें फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज होता है ना, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं, उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन स्टेप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन स्टेप, याद रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, इस स्टेप में क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर जुड़ेगा, ठीक है, वाटर ऐड होगा तब जाके ये स्टेप हो पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेशन स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्या आता है स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, आप बता सकते हैं खुद से, कौन सा एंजाइम लग रहा है, डिहाइड्रोजिनेज ना, तो जहां जहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा वहां हमारे स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेप बोलेंगे। तो स्टेप नंबर 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेप, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंजाइम के नाम पे स्टेप का नाम दे सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप, डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टेप का नाम, क्या क्या स्टेप्स है और क्या क्या स्टेप्स का नाम है, कैसे करके मैंने नाम को निकाला, वो सब सारा का सारा मैंने बताया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेब्स साइकिल में कितना ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, तो आप क्या बोलेगा, टोटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, कहां कहां, स्टेप नंबर 3 में ऑक्सीडेशन हुआ, स्टेप नंबर 4 में ऑक्सीडेशन हुआ, स्टेप नंबर 6 में ऑक्सीडेशन हुआ, और स्टेप नंबर 8 में ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर 3, 4 और हम लोग बोलेंगे 6 एंड 8, ये कैसा स्टेप है, ऑक्सीडेशन स्टेप है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कौन कौन है, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कौन कौन है, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अगर पूछेगा हाइड्रेशन स्टेप कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7 भी देखो हाइड्रेशन स्टेप है, और स्टेप नंबर 2 भी देखो ध्यान से हाइड्रेशन स्टेप है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 2 क्या चीज है, हाइड्रेशन स्टेप है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब कोई अगर पूछेगा कि कंडेंसेशन स्टेप कौन सा है, तो स्टेप नंबर 1 कंडेंसेशन स्टेप है, आइसोमराइजेशन स्टेप कौन सा है, तो स्टेप नंबर 2 आइसोमराइजेशन स्टेप है, या हम लोग बोल सकते हैं स्टेप नंबर 2 को हम लोग डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा कि फॉस्फोराइलेशन स्टेप कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 5 फॉस्फोराइलेशन स्टेप है, जहां पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये सब आप खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, क्रेब्स साइकिल बहुत इजी है।
अब देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूँ उसको आप बिल्कुल अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप उसको एक कॉपी में या एक नोटबुक में आप लेना और उसमें क्या करना, ये नोट्स बनाना, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक चीज बताने जा रहा हूँ, समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो स्टेप नंबर 2 जो है ना, ठीक है, जिसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है, एकोनिटेज एंजाइम लग रहा है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 में हम लोग बोलेंगे, इस स्टेप नंबर 2 का इनहिबिटर होता है, ठीक है। और वो इनहिबिटर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्लूरो एसीटेट। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। कैसे करके इनहिबिट करते हैं स्टेप नंबर 2 को, ये मैं बताऊंगा जब स्टेप नंबर 2 को मैं डिटेल में बताऊंगा, मतलब जब स्टेप नंबर 2 का मैं केमिस्ट्री बताऊंगा, सारा का सारा स्टेप का मैं केमिस्ट्री बताने वाला हूँ, ठीक है, याद रखना है। तो फ्लोरोएसीटेट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर होता है किसका, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 2 का। तो स्टेप नंबर 2 में कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करेगा, हम लोग बोलेंगे एकोनिटेज एंजाइम को क्या करेगा, ये क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे इनहिबिट कर देगा। कौन सा केमिकल, हम लोग बोलेंगे फ्लोरोएसीटेट, ठीक है। और फ्लोरोएसीटेट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्लोरोएसीटेट को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रैट पॉइजन, ठीक है, याद रखना है। तो रैट पॉइजन कुछ नहीं होता है, रैट पॉइजन में क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे फ्लोरोएसीटेट केमिकल रहता है। और ये रैट पॉइजन या फ्लोरोएसीटेट क्या करता है, सेल में होने वाला जो क्रेब्स साइकिल चलता है उसमें जो स्टेप नंबर 2 होता है उसको रोक देता है, मतलब इस एंजाइम की एक्टिविटी को ही रोक देगा। तो अगर ये एंजाइम रुक जाएगा तो स्टेप नंबर 2 नहीं होगा, बाकी का आगे का स्टेप नहीं होगा। अगर बाकी आगे का स्टेप नहीं होगा तो रिड्यूस NADH2 FADH2 नहीं बन पाएगा। रिड्यूस NADH2 FADH2 अगर नहीं बन पाएगा ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ETS में नहीं दे पाएगा, ETS रुक जाएगा और क्रेब्स साइकिल रुक जाएगा और इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डेथ हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एकोनिटेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो केमिकल है वो कैसा इनहिबिटर है, तो याद रखना वो है, हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। किससे कॉम्पिटिशन करेगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है, याद रखना है। तो ये कैसा इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है। और अगर ये हम लोग बोलेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर, ये याद रखना, ये हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो ये इरिवर्सिबल का क्या मतलब है ये मैं बताऊंगा स्टेप नंबर 2 जब मैं स्टेप नंबर 2 को बताऊंगा, ठीक है, याद रखना। मैं सारा स्टेप्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सारा स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में बताने जा रहा हूँ, उसका केमिस्ट्री जब देखेंगे उस टाइम पे ये सब पता चलेगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो रैट पॉइजन किसको बोलते हैं पता चल गया, फ्लोरोएसीटेट को बोलते हैं कैसा इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब ये किसी के साथ तो कॉम्पिटिशन करेगा ना, और ये जब किसी के साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल जुड़ेगा। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि वो हम लोग बोलेंगे वापस जो भी कंपाउंड है ना वो कंपाउंड वापस दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये मैं बताऊंगा, अभी बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। अब देखो ये था इनहिबिटर फ्लोरोएसीटेट का। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा रहा हूँ, आप देखो ध्यान से इस एंजाइम को देखो, स्टेप नंबर 6 को, जिसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। याद रखना सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का भी इनहिबिटर होता है जिसको बोलते हैं मेलोनेट, ठीक है। तो ये मेलोनेट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को रोक देता है, जिसकी वजह से सक्सिनिक एसिड हम लोग बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और क्रेब्स साइकिल आगे की तरफ नहीं चल पाता है। अगर क्रेब्स साइकिल नहीं चल पाएगा तो हम लोग बोलेंगे ETS नहीं चलेगा, ETS नहीं चलेगा तो ATP नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो मेलोनेट किसका इनहिबिटर होता है, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर होता है कौन, मेलोनेट। ये भी कैसा इनहिबिटर है, तो याद रखना ये भी हम लोग बोलेंगे कैसा इनहिबिटर होता है, ये भी हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है। कैसा इनहिबिटर होता है हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और ये रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है तो याद रखना ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। मेलोनेट क्या होता है हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये मैं बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, यहां तक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना। तो जो भी यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, उसको मैंने यहां पर समझा दिया, ठीक है। अब और एक चीज देखो ध्यान से, और एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखो, जहां पर हम लोग बोलेंगे, जहां पर एटीपी, जहां पर कौन से स्टेप में एटीपी बन रही है जीटीपी बन रहा है, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनिक एसिड में, तो उससे एक स्टेप पहले आ जाओ, स्टेप नंबर 4, जहां पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप बोल रहे हैं। इस टाइम पे याद रखना है कि यहां पर देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है ना, यहां पर क्या बन रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो ये कोएंजाइम किसी के साथ तो जुड़ रहा है ना, तब जाके क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम बन रहा है।
तो ये कोएंजाइम जुड़ेगा, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से कुछ ऐसा चेंजेस होगा कि सक्सेनाइल कोएंजाइम बनेगा, और ये कोएंजाइम जुड़ता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक है उसके साथ, तब जाके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किसमें चेंज होता है, सक्सेनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेनाइल कोएंजाइम किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं थायोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, थायोएस्टर बॉन्ड। तो थायोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किस स्टेप में होगा, तो याद रखना है स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे थायोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब जाके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किसमें चेंज होता है, सक्सेनाइल कोएंजाइम में चेंज होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ये थायोएस्टर बॉन्ड क्या होता है ये मैं बताऊंगा बायोकेमिस्ट्री के टाइम पे। अब देखो, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर इसका मतलब यहां पर क्या, और हम लोग बोलेंगे और एक कंपाउंड जुड़ रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम, और कोएंजाइम को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं SHCOA, ठीक है, तभी तो क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे सक्सेनाइल कोएंजाइम बन रहा है। अब यहाँ पर देखो सक्सेनाइल कोएंजाइम से फिर सक्सेनिक एसिड बन रहा है, मतलब कुछ नहीं है, सक्सेनाइल कोएंजाइम में बस कोएंजाइम को हटा दोगे ना तो सक्सेनाइल कोएंजाइम किसमें चेंज हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप में स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो कोएंजाइम है ना, ये कोएंजाइम हट रहा है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा, थायोएस्टर बॉन्ड ही तो टूट रहा होगा ना, तभी तो ये कोएंजाइम हटाना, और ये कोएंजाइम कैसे जुड़ा था, थायोएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा था। तो स्टेप नंबर 5 में याद रखना है फॉस्फोराइलेशन स्टेप तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थायोएस्टर बॉन्ड, इस चीज को याद रखना है, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ थायोएस्टर बॉन्ड ये होता है स्टेप नंबर 5 में, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज है उसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो यही था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्रेब्स साइकिल। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो क्रेब्स साइकिल में बता दिया ना, तो इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन बताऊंगा कि क्रेब्स साइकिल में कितना रिड्यूस NADH2 निकल रहा है, और कितना रिड्यूस FADH2 निकल रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कितना ATP GTP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये सब मैं बताऊंगा कंक्लूजन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ट्रिक यही ये वाला ट्रिक है, इस ट्रिक से भी आप जाइएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ऊपर में क्या चीज है, सब कुछ तो सेम है ना, बस यहाँ पर क्या सिलिकोनिक एसिड यहाँ पर नहीं मैंने दिखाया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आइसोमर है, आप डायरेक्टली भी सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड लिख सकते हैं। तो ऊपर का जितना भी प्राइम है ना, सब में क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 निकलेगा, रिड्यूस NADH2 निकलेगा, रिड्यूस NADH2 निकलेगा, बिल्कुल सेम है ना, देखो इसके। अब नीचे की तरफ जो प्राइम है ना, उसमें क्या निकलेगा, रिड्यूस FADH2 निकलेगा, और ये जो एरो है ना नीचे की तरफ S और S के बीच में, वहां पर क्या निकलेगा, एक GTP मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो दोनों ट्रिक बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जब मैं क्रेब साइकिल को बता लूंगा, उसके बाद मैंने बोला था कि इसी क्रेब साइकिल से एक ट्रिक मैं निकालूंगा, ठीक है, इसी क्रेब साइकिल से मैं ट्रिक निकालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से एक चीज समझना, ठीक है, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेप, जैसे मान लो ये वाला स्टेप मैं ले रहा हूँ, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में सक्सेनाइल कोएंजाइम किसमें चेंज हो रहा है, सक्सेनिक एसिड में ना। तो इसका मतलब ये बायोकेमिकल रिएक्शन में देखो सक्सेनाइल कोएंजाइम क्या चीज का काम करेगा, सबस्ट्रेट का, ठीक है, प्रोडक्ट क्या चीज बनेगा, सक्सेनिक एसिड। फिर अगर ये वाला बायोकेमिकल रिएक्शन लेंगे तो यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होगा, सक्सेनिक एसिड ना, प्रोडक्ट क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड। अगर ये वाला बायोकेमिकल रिएक्शन लेंगे तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड, प्रोडक्ट क्या होगा, मैलिक एसिड। इसका मतलब याद रखना, यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट क्या चीज का काम कर सकता है, सबस्ट्रेट का। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये सक्सेनिक एसिड किसका प्रोडक्ट है, सक्सेनाइल कोएंजाइम का ना, लेकिन ये किसका सबस्ट्रेट है, फ्यूमेरिक एसिड का, ठीक है, इस चीज को याद रखना। लेकिन तब से प्राइमरी सबस्ट्रेट अगर बात करेंगे तो वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सालोएसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम। और एक चीज रखना याद, ऑक्सालोएसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑफ द क्रेब साइकिल बोलते हैं, ठीक है, ये फ्यूल है क्रेब साइकिल का, ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखना। अब देखो जो भी ये क्रेब साइकिल मैं बताया ना, उसी क्रेब साइकिल से मैं ट्रिक को बनाने जा रहा हूं, ठीक है, देखना ध्यान से। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं और मैं यहाँ पर यही क्रेब साइकिल को यूज करके मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है। देखो याद करने का ट्रिक, ऐसे तो आप उसको भी याद करना, वो ज्यादा आसान है, ये भी बहुत आसान है, जैसे आप याद कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्रिक मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर ये क्रेब साइकिल से, क्रेब साइकिल में इसका ट्रिक है, देखो क्या बना है, सिट्रिक एसिड बनाना। सिट्रिक एसिड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिट्रेट भी बोल सकते हैं, याद रखना मैंने बताया था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, सिट्रेट इज क्रेब, ध्यान से देखना, सिट्रेट इज क्रेब स्टार्टिंग सबस्ट्रेट
starting substrate for making क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फॉर मेकिंग ऑक्सालोएसिटिक एसिड। ऑक्सालोएसिटिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म OAA। अब आप अगर ध्यान से देखो इसको, ये जो लाइन है ना, ये क्रेब्स साइकिल से ही मैं बनाया हूं, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल का ही लाइन है कि सिट्रेट जो है ना वो क्रेब्स साइकिल का स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है फॉर मेकिंग, हम लोग बोलेंगे OAA। आप देख सकते हैं सिट्रेट या सिट्रिक एसिड ये क्रेब्स साइकिल का स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है फॉर मेकिंग, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, OAA मतलब ऑक्सालोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसको रिवील करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, C से क्या होगा, C से हम लोग बोलेंगे यही हो गया ना C, ठीक है। C से क्या होगा, सिट्रिक एसिड। अब I से क्या होगा, देखो ध्यान से, I से क्या होगा, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। फिर K से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे K से होगा कीटोग्लूटामिक एसिड। फिर S से क्या होगा, S से हम लोग बोलेंगे सक्सेनाइल कोएंजाइम। फिर S से क्या होगा, S से होगा सक्सेनिक एसिड। फिर F से क्या होगा, F से होगा फ्यूमेरिक एसिड। M से क्या होगा, मैलिक एसिड। और OAA से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सालोएसिटिक एसिड, ठीक है। चाहे आप ऐसा करो, चाहे आप ऐसा करो, चाहे आप ऐसा करो, याद रखना है आप सारा का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे सेम है, तो ये भी क्या हम लोग बोलेंगे ट्रिक है याद करने का क्रेब्स साइकिल को, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में अभी यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि याद रखना है जहां जहां मैं ऊपर प्राइम दिया हूं, ये केवल एक क्रेब्स साइकिल का है, जहां जहां मैं ऊपर प्राइम दिया हूं वहां वहां रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा। रिड्यूस NADH2 को हम लोग रिड्यूस NADH भी बोल सकते हैं। और जहां नीचे मैं प्राइम दिया हूं ना वहां पर रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा। और जहां नीचे मैं एरो दिया हूं ना वहां पर एक GTP मॉलिक्यूल निकलेगा। तो आप इसी को देख के बता सकते हैं कि एक क्रेब्स साइकिल से कितना रिड्यूस NADH2 निकलेगा, 3, कितना FADH2 निकलेगा, 1, और कितना GTP मॉलिक्यूल निकलेगा, 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रिक बोल रहा हूँ, कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कंक्लूजन, क्रेब्स साइकिल का कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे क्रेब्स साइकिल का, तो एक्चुअल में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा तो हम लोग बोलेंगे 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा ना। कैसे, देखो यहाँ पर देखो कंक्लूजन, याद रखना यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, एक स्टार्टिंग कहां से, तो हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, क्या बना था, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना था, यही बना था ना। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये इंटर कर गया था, कहां पर, हम लोग बोलेंगे ये इंटर कर गया था मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो जब ये पायरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया तो ये पायरुविक एसिड फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग बोल रहे थे एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। यही था ना। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम से क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे एक क्रेब्स साइकिल चलेगा। दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम से क्या चलेगा, दूसरा क्रेब्स साइकिल चलेगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना है, मेरा बताने का मतलब ये हो गया कि जब भी कभी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा ना तो कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, हम लोग बोलेंगे 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक क्रेब्स साइकिल से कितना रिड्यूस NADH2 निकलेगा। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रेब्स साइकिल से कितना रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा एक क्रेब्स साइकिल से। देखो ध्यान से, 1 2 3 निकलेगा ना। तो ये साइकिल कितना बार चलेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब टूटेगा तो 2 बार चलेगा ना, ठीक है। देखो ध्यान से, 2 ही बार तो चल रहा है ना, तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 6 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कितना FADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा, तो एक क्रेब्स साइकिल से एक FADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा। लेकिन एक्चुअल में ये क्रेब्स साइकिल कितना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम से 2 क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना रिड्यूस FADH2 बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कितना GTP मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इसका अकॉर्डिंग कि कितना निकलेगा, हम लोग बोलेंगे एक GTP मॉलिक्यूल एक क्रेब्स साइकिल से निकल रहा है। तो एक्चुअल में कितना क्रेब्स साइकिल चल रहा है, 2 चलेगा, तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 2 GTP मॉलिक्यूल निकलेगा। याद रखना 2 GTP इज इक्विवेलेंट टू, हम लोग बोलेंगे इसको, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल 2 GTP इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP, सिंपल, ठीक है। तो ये था क्रेब्स साइकिल का कंक्लूजन, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक रिड्यूस NADH2 एक क्रेब्स साइकिल से, दूसरा रिड्यूस NADH2 यही क्रेब्स साइकिल से,
तीसरा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तीसरा रिड्यूस NADH2, ठीक है, ये एक क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। और क्या बना था, याद करो क्या बना था, हम लोग बोलेंगे GTP मॉलिक्यूल एक बना था और एक क्या बना था, FADH2 मॉलिक्यूल बना था, एक क्रेब्स साइकिल से, यही तो है ना। तो एक्चुअल में दो क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस NADH2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस NADH2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस NADH2, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस FADH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, GTP मॉलिक्यूल। देखो ना, यही तो मैं लिखा हूं ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब अगर ग्लाइकोलाइसिस से ओवरऑल अगर हम लोग करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है, कंक्लूजन अगर हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम लोग बात करेंगे तो सेल क्या किया था, याद करो, 2 ATP लगाया था, 4 ATP बना था, ठीक है। तो नेट गेन कितना ATP का हुआ, हम लोग बोलेंगे 4 - 2 = 2 ATP का नेट गेन हुआ। और इस टाइम पे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकल रहा था, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का कंक्लूजन क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का कंक्लूजन ये होगा कि 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकल रहा था, ठीक है। और कितना ATP बन रहा था, हम लोग बोलेंगे कितना ATP का नेट गेन हुआ था, 2 ATP का नेट गेन हुआ था, ठीक है। कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कहीं पर भी ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर अब अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, एसिड, ये लिंक रिएक्शन, जब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल एंजाइम में, जिसको बोल रहे हैं लिंक रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन, याद करो मैंने बताया था। और इस एंजाइम, ये रिएक्शन को कराने के लिए पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये देखना है कि पायरुविक एसिड जब एसिटाइल एंजाइम में कन्वर्ट होता है ना, तो यहाँ पर क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलता है। यहाँ पर भी क्या निकलेगा, रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा। इस लिंक रिएक्शन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है, इससे एक निकलेगा, तो इससे भी क्या निकलेगा, एक निकलेगा, टोटल 2 निकलेगा, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन के टाइम पे देखो ध्यान से, लिंक जो रिएक्शन होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल एंजाइम वाला जो रिएक्शन होता है, इस टाइम पे देखो ध्यान से कितना रिड्यूस NADH2 निकलेगा, 2, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 रिड्यूस NADH2 निकलेगा। कहीं पर भी ATP बनते नजर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे नहीं, तो ATP यहाँ पर क्या बनेगा, 0 ATP बनेगा, कोई भी ATP नहीं बन रहा है। और यहाँ पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। ये लिंक रिएक्शन का हो गया। अब क्रेब्स साइकिल में देखो ध्यान से, क्रेब्स साइकिल में मैंने बता दिया, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो याद करो, स्टेप नंबर 3 और 4 में 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, स्टेप नंबर 3 में एक निकल रहा था, एक 4 में निकल रहा था। एक्चुअल में कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, 2। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल अगर हम लोग सबको देखेंगे, ओवरऑल कि कितना रिड्यूस NADH2 निकल रहा है, कितना रिड्यूस FADH2, कितना ATP मॉलिक्यूल बन रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो क्या होगा, ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो 2 + 2 4 हो गया, 4 और 6 10, कितना हम लोग बोलेंगे 10 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा। याद रखिए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये ATS में एंटर करेगा और क्या देगा, हम लोग बोलेंगे ATP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये रिड्यूस NADH2 होगा, कितना रिड्यूस FADH2, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर कोई भी रिड्यूस FADH2 नहीं, यहाँ पर भी कोई भी रिड्यूस FADH2 नहीं, यहाँ पर 2 रिड्यूस FADH2, ओवरऑल कंक्लूजन देख रहे हैं, ठीक है, 2 रिड्यूस FADH2। कितना हम लोग बोलेंगे ATP मॉलिक्यूल, कितना ATP मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ पर 2, कितना हम लोग बोलेंगे, कितना 4 ATP मॉलिक्यूल अभी तक हम लोग बोलेंगे बना है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, देखो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये ओवरऑल कंक्लूजन है। ओवरऑल कंक्लूजन का मतलब हो गया ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, ये सारा को मिला के ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंक्लूजन। आप देख सकते हैं सारा का सारा जो भी मैंने बताया था उसको मैं यहाँ पर समराइज कर दिया कंक्लूजन के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ और मैं ये बताता हूँ कि कितना ATP बनेगा। अभी याद रखना कि ATP अगर हम लोग बात करेंगे तो ATP बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसके बाद का स्टेप है, इसके बाद का स्टेप मतलब जितना भी रिड्यूस टर्म आ रहा है ना, रिड्यूस NADH2, रिड्यूस FADH2, वो एंटर कर जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये रिड्यूस है ना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, किसको इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वाला जो एनर्जी है ना उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ATP, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एक रिड्यूस NADH2 ये कितना ATP को बनाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 2.5 ATP को बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो ये हम लोग क्रेब्स साइकिल के बाद देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, बहुत आसान है, ठीक है। और याद रखना एक रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल रहेगा ना, वो कितना ATP को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे कितना 1.5 ATP को बनाएगा। इस चीज को याद रखना,
इसको बोलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या चीज है, न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, याद रखना है। अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे ना, तो यहां पर एक रिड्यूस NaDH2 कितने एटीपी को बनाता है, 3 एटीपी को बनाता है। कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगा। ठीक है, एक रिड्यूस FADH2 यहां पर कितने एटीपी को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी को बनाएगा। कैसे बनाता है, ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट ये मैं बता दूंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, यहां पर जितना भी रिड्यूस NaDH2 है ना, ठीक है, उसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2.5 से तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो उतना एटीपी बनेगा। और जितना रिड्यूस FADH2 है उसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, हम लोग बोलेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, उतना एटीपी बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ कि कितना एटीपी बन रहा है। इस चीज को याद रखना, एक रिड्यूस NaDH2 न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2.5 एटीपी देता है, और 1 रिड्यूस FADH2 न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1.5 एटीपी देता है। कैसे देता है हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, इसके बाद का स्टेप है। और ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक रिड्यूस NaDH2 3 एटीपी को देगा, एक रिड्यूस FADH2 2 एटीपी को देगा। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये भी हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसके बाद मैं बताऊंगा क्रेब्स साइकिल को खत्म करने के बाद। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल में मैं बता रहा हूँ कि कितना रिड्यूस NaDH2, इसी को मैं बता रहा हूँ, और कितना एटीपी बनेगा, ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे करके कैलकुलेट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ रिड्यूस NaDH2 को। ठीक है, कैसे करके कैलकुलेट करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं टेबल के फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, अभी जितना भी मैंने बताया था देखो ध्यान से, यही है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज याद करो, ये क्या चीज में टूट रहा था, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट रहा था। ठीक है, और ये फेनोमेनन को हम लोग क्या बोले थे, ये फेनोमेनन को हम लोग बोले थे ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे याद रखना है क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे सेल क्या किया था, 2 एटीपी लगाया था, 4 एटीपी क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे बना था। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, हम लोग बोलेंगे नेट गेन हुआ कितना एटीपी का, 4 - 2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का नेट गेन होता है। याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल भी बना था, जो कि अनस्टेबल था। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कोई भी हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बाहर निकला था। ठीक, याद रखना इस चीज को। अब यहां पर देखो, यहां पर हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज कितना कार्बन का था, 6 कार्बन का था, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, 3 कार्बन का। तो देख सकते हैं कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकला नहीं ना, 6 कार्बन यहाँ पर ग्लूकोज है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मतलब 6। ठीक है, कोई भी कार्बन यहाँ पर CO2 के फॉर्म में बाहर नहीं निकला, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ग्लाइकोलाइसिस में कितना रिड्यूस NaDH2 निकला है, तो हम लोग बोलेंगे 2। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 2 रिड्यूस NaDH2, कितना एटीपी का नेट गेन हुआ है, 2। तो यहाँ पर एटीपी के नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 एटीपी का नेट गेन हुआ है। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हम लोग बोलेंगे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 0 कार्बन डाइऑक्साइड, 0 या ये रखना 0 CO2 है। ठीक है, कोई भी FADH2 मॉलिक्यूल निकलते दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या बोलेंगे कि 0 FADH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखना है। ये था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम का। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अब देख लो यहाँ पर जो भी मैंने बताया उसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये पायरुविक एसिड याद रखना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाएगा। ठीक है, ये पायरुविक एसिड कैसे जाएगा मैंने बताया था, आप देख लेना। यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला। ठीक है, बीच और नीचे वाला क्या चीज है, इनर मेम्ब्रेन है, और बीच वाले स्पेस को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये मैंने बताया था। जैसे ही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचता है ना, तो मैट्रिक्स में एक एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, 3 एंजाइम मिलकर क्या बनाता है, एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और वो एंजाइम का अलग अलग नाम है, E1 E2 E3 एंजाइम है, मैंने बताया था, नाम भी बताया था, आप देखना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ना, जिसमें पायरुविक एसिड किसमें चेंज हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो रहा है ना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन बोलेंगे, याद रखना है। या इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग गेटवे रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, पायरुविक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है ना। ठीक है, तो 3 कार्बन के कंपाउंड में से पहले क्या होगा, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो कितना कार्बन का कंपाउंड बनेगा, 2 कार्बन का कंपाउंड।
जिसको हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम बोलेंगे। यहाँ पर भी देखो 3 कार्बन का कंपाउंड है ना, तो पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना कार्बन का कंपाउंड बनेगा, 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जिसको बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हट रहा है, तो लिंक रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरा नाम अभी मैंने दिया नहीं है, देखो ध्यान से, पूरा नाम क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, रिड्यूस NaDH2 भी यहाँ पर बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एंजाइम क्या है, डीहाइड्रोजिनेज है ना, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और जहां पर भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है, मैंने बताया उस स्टेप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेप। तो यहाँ पर चूंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप या लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों लिंक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, वो ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करता है क्रेब्स साइकिल के साथ, ठीक है। तो यहां तक आप देखो ध्यान से, लिंक रिएक्शन में आप देखो कोई भी एटीपी नहीं बन रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, 2 रिड्यूस NaDH2 बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड इंटर किया था मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में चेंज हुआ था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो लिंक रिएक्शन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितना रिड्यूस NaDH2 निकला, 1 + 1, कितना हम लोग बोलेंगे, 2 रिड्यूस NaDH2 निकला, यही है ना, देखो ध्यान से। और कितना एटीपी बना, हम लोग बोलेंगे कोई भी तो एटीपी बन नहीं रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 एटीपी, ठीक है। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, 1 और 1, कितना हम लोग बोलेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन के टाइम पे। और कितना रिड्यूस FADH2 कहीं निकला, निकलते हुए नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 रिड्यूस FADH2, ठीक है, यही बोल सकते हैं, ठीक है ना, देखो ध्यान से। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम से दूसरा क्रेब्स साइकिल चलेगा, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम लोग बोलेंगे कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब मैंने क्या बताया था कि एक क्रेब्स साइकिल में देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ जो मैंने प्राइम दिया वहां पर क्या क्या निकलेगा, रिड्यूस NaDH2, नीचे की तरफ कितना प्राइम है, 1 प्राइम, ऊपर की तरफ 3 प्राइम है, तो 3 रिड्यूस NaDH2, नीचे की तरफ 1 प्राइम है तो 1 FADH2, और एरो का मतलब हो गया 1 GTP मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक क्रेब्स साइकिल में कितना रिड्यूस NaDH2 निकलेगा, 1 2 3 मैंने बताया था। और कितना FADH2 निकलेगा, 1, देख सकते हैं। और कितना GTP मॉलिक्यूल निकलेगा, 1। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, 2 ही तो क्रेब्स साइकिल चलेगा ना, एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तो कितना टोटल रिड्यूस NaDH2 हो रहा है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 रिड्यूस NaDH2, याद रखना है। कितना एटीपी बन रहा है, जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, याद रखना है। तो जीटीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। तो कितने एटीपी हम लोग बोलेंगे, 1, और यहाँ पे एक क्रेब्स साइकिल में एक, दूसरा क्रेब्स साइकिल में कितना, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी, ठीक है। देख सकते हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, मतलब कितना, 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। कितना रिड्यूस FADH2 बाहर निकल रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से 1, कितना, 2 रिड्यूस FADH2 यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है। तो अब ओवरऑल अगर आप सबको ऐड करो, देखो ध्यान से कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, ग्लाइकोलाइसिस से लेके क्रेब्स साइकिल तक में कितना रिड्यूस NaDH2 निकला, तो देखो ध्यान से 10 रिड्यूस NaDH2 निकला। कितना एटीपी बना, तो हम लोग बोलेंगे 4 एटीपी बना। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। कितना रिड्यूस FADH2 बाहर निकला, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल बाहर निकला, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ग्लूकोज में कितना कार्बन था, ग्लूकोज में 6 कार्बन था ना, यहाँ पर ग्लूकोज के 1 कार्बन निकला कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, सॉरी 2 कार्बन निकल गया, ग्लूकोज के पास कितना कार्बन बचा, 4 कार्बन। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, मतलब टोटल कितना, देखो 6 कार्बन है ना, तो यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ग्लूकोज का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कब, जब क्रेब्स साइकिल खत्म होता है तब, याद रखना है। तो यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, याद रखना है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में का दूसरा नाम क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कोई हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखना, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज से सारा कार्बन क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल जब खत्म होता है तब याद रखना है सारा का सारा ग्लूकोज का कार्बन बाहर निकल चुका रहता है। पहला 2 कार्बन निकलता है क्या बोलते हैं ये लिंक रिएक्शन के टाइम पे, और बाकी जो 4 कार्बन है वो निकलता है क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, ठीक है। कौन सा ग्लूकोज का कार्बन कैसे निकलेगा, इसको हम लोग देखेंगे कार्बन ट्रेसिंग टेक्निक से, ठीक है, वो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, याद रखना, वो अलग से मैं बताऊंगा क्रेब्स साइकिल को बताने के बाद, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये था कंक्लूजन जो भी मैंने बताया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा सकता है कि यहाँ तक में
कितना रिड्यूस NADH2 निकला है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। अब आप खुद से बता सकते हैं कि कैसे करके रिड्यूस NADH2 का हम लोग नंबर को कैलकुलेट करें। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ रिड्यूस NADH2 इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितना रिड्यूस NADH2 बन रहा है, देखो ध्यान से 2 ही तो बन रहा है, तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2। सिंपल। नंबर ऑफ रिड्यूस NADH2 इन लिंक रिएक्शन पर ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर देखो ध्यान से लिंक रिएक्शन कितना, जो एक ग्लूकोज अगर टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड से 2 लिंक रिएक्शन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना रिड्यूस NADH2 बनेगा, याद रखना लिंक रिएक्शन के टाइम पे, लिंक रिएक्शन पर ग्लूकोज है, ठीक है, तो लिंक रिएक्शन तो 2 चलेगा ना, तो याद रखना है कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 रिड्यूस NADH2। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ रिड्यूस NADH2 इन क्रेब्स साइकिल पर ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज से 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा ना, तो क्रेब्स साइकिल में कितना रिड्यूस NADH2 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग बोलेंगे कितना होगा, 6 रिड्यूस NADH2 यहाँ पर बनेगा, ठीक है, याद रखना है भाई, है ना। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ NADH2 फॉर्म्ड बाय 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से कितना रिड्यूस NADH2 बन रहा है, एक ग्लूकोज से देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, यहाँ पर फिर 4 हो गया, यहाँ पर फिर क्या हो गया, 6 हो गया, टोटल कितना हो गया, 10 रिड्यूस NADH2 बन रहा है, देख सकते हैं, यही वाला तो है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ रिड्यूस NADH2 इन लिंक रिएक्शन पर पायरुविक एसिड, पीए का मतलब हो गया पायरुविक एसिड, मतलब एक पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन में कितना क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH2 बनेगा। देखो ध्यान से, एक पायरुविक एसिड से, देखो ध्यान से, एक पायरुविक एसिड से जब लिंक रिएक्शन होगा तो एक ही रिड्यूस NADH2 तो बनेगा ना, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, 1 NADH2, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 NADH2। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ रिड्यूस NADH2 इन लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन का अगर बात करें तो ये पूरा कंप्लीट का बात करें, कितना बन रहा है, कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 रिड्यूस NADH2। आप देख सकते हैं कितना आसान है। नंबर ऑफ रिड्यूस NADH2 इन क्रेब्स साइकिल पर पायरुविक एसिड, याद रखना एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो पायरुविक एसिड से देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नंबर ऑफ रिड्यूस NADH2 इन क्रेब्स साइकिल पर पायरुविक एसिड, तो क्रेब्स साइकिल में एक पायरुविक एसिड से कितना रिड्यूस NADH2 बनेगा, तो क्रेब्स साइकिल का देखो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 3 रिड्यूस NADH2 बनेगा, ठीक है। 3 इन क्रेब्स साइकिल पर पायरुविक एसिड, तो यहाँ पर 3 ही तो, एक मिनट, यहाँ पर 3 और एक ये भी तो है ना, देखो ध्यान से, एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब्स साइकिल चला तो ये भी तो आएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 4 रिड्यूस NADH2। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिड्यूस NADH2, 2 3 और एक 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 4 होगा। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ रिड्यूस NADH2 इन क्रेब्स साइकिल पर एसिटाइल कोएंजाइम, एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितना रिड्यूस NADH2 बनेगा, देखो 1 2 3, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक ही क्रेब्स साइकिल चलेगा ना, तो यहाँ पर कितना होगा आंसर, हम लोग बोलेंगे 3 NADH2, यही इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कितना आसान है, देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर को कैलकुलेट करें, ये भी बहुत आसान है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कोई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 0, ठीक है, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा। अब नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन यही है ना, लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल पर ग्लूकोज, क्रेब्स साइकिल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है एक ग्लूकोज से, ठीक है, तो एक ग्लूकोज से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन लिंक रिएक्शन पर पायरुविक एसिड, लिंक रिएक्शन यही है ना, एक पायरुविक एसिड से कितना कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल पर पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल पर पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड से कितना कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखो एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा, तीसरा, टोटल कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3। अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन क्रेब्स साइकिल पर एसिटाइल कोएंजाइम, एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यही इसका क्या बोले आंसर होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल के फॉर्म में बताने जा रहा हूँ, याद रखना है, मैंने ये बताया कि एक रिड्यूस NADH2, याद रखना है कि कितना ATP को देगा, हम लोग बोलेंगे 2.5 ATP को देगा, ठीक है, और एक रिड्यूस FADH2 ये कितना ATP को देगा, हम लोग बोलेंगे 1.5 ATP को देगा। कैसे देगा ये हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में डिटेल में देखेंगे, ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक रिड्यूस NADH2 कितना ATP को बनाता है, हम लोग बोलेंगे 3 ATP को बनाता है,
एक रिड्यूस FADH2 कितना एटीपी को बनाता है, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी को बनाता है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये दोनों मैं बताऊंगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल से मैं बताऊंगा कि कितना एटीपी बन रहा है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि एक रिड्यूस FADH2 से 2.5 एटीपी बनता है, FADH2 से 1.5 एटीपी बनता है, न्यू कॉन्सेप्ट। और ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक रिड्यूस NADH2 से 3 एटीपी और एक FADH2 से हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल पता है, लेकिन बताऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में डिटेल में कि क्यों ऐसा 2.5 लिख रहे हैं, क्यों 1.5 लिख रहे हैं ओल्ड न्यू कॉन्सेप्ट में, और ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्यों 3 लिख रहे हैं, क्यों 2 लिख रहे हैं, ये सब सारा का सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या कर रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें से मैं बताने जा रहा हूँ कि कितना एटीपी बनेगा, ठीक है, याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, जब ये तीनों चलेगा, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का होगा या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो कितना टोटल एटीपी का निर्माण होगा या फॉर्मेशन होगा, यही मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है, तो हम लोग बोलेंगे 3 ही प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। एटीपी याद रखना है, एटीपी 2 तरीके से बनते हैं, एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एक रिड्यूस NADH2 से न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी बनता है, और एक रिड्यूस FADH2 से हम लोग बोलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1.5 एटीपी बनता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, समझो, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन याद रखना है, हम लोग बोलेंगे कहां हुआ था, हम लोग बोलेंगे 2 स्टेप में हुआ था। एक स्टेप नंबर हम लोग बोलेंगे 7 था, एक स्टेप नंबर हम लोग बोलेंगे क्या था, 10 था, ठीक है। तो यहाँ पर जब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता तो कितना एटीपी बना था, 4 एटीपी बना था, लेकिन सेल 2 एटीपी को लगाया था, तो 4 - 2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 2 एटीपी का नेट गेन होगा, याद रखना है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का नेट गेन हुआ था, आप देख लेना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितना रिड्यूस NADH2 बना था, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 बना था, ठीक है। ये देखो, यही तो मैं बता रहा हूं ना, ठीक है, याद रखना है। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना एटीपी बना था, हम लोग बोलेंगे 0 एटीपी बना था, ठीक है, या कोई भी एटीपी नहीं बना था। और लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना रिड्यूस NADH2 बना था, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 बना था, ठीक है, यही है ना, देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया, बहुत आसान है। और क्रेब्स साइकिल के टाइम पे आप लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 5 में क्या था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था, जिसमें क्या हुआ था, एक जीटीपी मॉलिक्यूल बना था, और एक जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एक एटीपी, लेकिन एक्चुअल में 2 क्रेब्स साइकिल चला था, तो कितना यहाँ पर एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी बनेगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया। और कितना रिड्यूस NADH2 बना था, तो हम लोग बोलेंगे टोटल 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो हम लोग बोलेंगे 6 रिड्यूस NADH2, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाहर निकला था। और हम लोग बोलेंगे कितना रिड्यूस FADH2 ये बाहर निकला था, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल भी क्या हुआ था, बाहर निकला था, आपको याद होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका अकॉर्डिंग देख लो, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर कितना एटीपी बनेगा उसके लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, जब 2 मॉलिक्यूल रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करेगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NADH2 से 2.5 एटीपी बन रहा ना, तो 2 से कितना होगा, 2 × 2.5 एटीपी, यही तो होगा ना, तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 5 एटीपी, ध्यान से देखना कितना होगा, 5 एटीपी, यही है ना, 5 एटीपी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दो कितना, 2.5 से, ठीक है, 2.5 एटीपी से, तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी कितना होगा, 5 एटीपी, देख सकते हो 5 एटीपी, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 को मल्टीप्लाई कर दो कितना, 2.5 एटीपी से, तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 15 एटीपी, आप देख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करना 15 एटीपी आएगा, ठीक है। और 2 रिड्यूस FADH2 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5, देख सकते हैं, एक रिड्यूस FADH2 से 1.5 एटीपी बनता है, तो 2 रिड्यूस FADH2 से 2 × 1.5 एटीपी बनेगा, कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3 एटीपी, यही होगा ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेट करो, सारे एटीपी को जोड़ो, यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 + 5 10 + 15 कितना 25, और यहाँ पर कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 3, कितना 28 29 30 31 32, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टोटल एटीपी कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 32 एटीपी बनेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितना एटीपी बन रहा है, 4 एटीपी बन रहा है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना एटीपी बन रहा है, 5 + 5 10 + 15 25 + 3 कितना 28 एटीपी बन रहा है, ठीक है। 28 + 4 को जोड़ो कितना एटीपी बनेगा, 32 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, याद रखना है। ये तब बनेगा जब हम लोग बोलेंगे ये रिड्यूस NADH2, ये जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 को ये हम लोग बोलेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये मैलेट एस्पार्टेट शटल क्या होता है, मैलेट
मैलेट एस्पार्टेट शटल, ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, याद रखना है, ठीक है। तो 32 एटीपी बनेगा जब हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस एनएडीएच2 वो किसके थ्रू आएगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसके थ्रू एंटर करेगा, मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू। तो ये मैलेट एस्पार्टेट शटल क्या होता है ये मैं बताऊंगा, कैसे करके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचाता है वो सब सारा का सारा बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करेंगे, और एक शटल सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीपीएस सिस्टम, ठीक है। और एक शटल सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके थ्रू अगर आता है कौन, हम लोग बोलेंगे, याद रखना ये शटल का काम केवल ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस एनएडीएच2 बना है ना उसको कहां तक लेके जाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाना, इस शटल का यही काम होता है, ठीक है। तो यहां पर भी सब कुछ सेम होगा, देखो ध्यान से सब कुछ सेम होगा, ठीक है। यहां पर भी जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल जब काम करेगा सेल के अंदर तो सारा कुछ देखो जैसा मैं यहाँ पे लिखा हूं ना सब कुछ सेम होगा, याद रखना है। बस यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 रिड्यूस एनएडीएच2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है ना, ये 2 रिड्यूस एनएडीएच2 याद रखना है, ये रिड्यूस एनएडीएच2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा ग्लाइकोलाइसिस का, अगर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू एंटर कर रहा है, मतलब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अगर ये 2 रिड्यूस एनएडीएच2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर तक ला रहा है, तब याद रखना ये 1.5 एटीपी देगा। तो यहाँ पर कितना एटीपी होगा, 3 एटीपी होगा, बस ये चीज को ध्यान में रखना। बाकी सब कुछ एज इट इज बिल्कुल इसके जैसा चलेगा, ठीक है। तो टोटल एटीपी जब आप काउंट कीजिएगा ना तो कितना एटीपी होगा, हम लोग बोलेंगे 30 एटीपी होगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जीपीएस, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जीपीएस, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो आप कैलकुलेट करना कितना एटीपी आएगा, हम लोग बोलेंगे 30 एटीपी आएगा। हमेशा रखना है मैलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का काम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाना उसको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचाना, यही इसका काम होता है। अगर मैलेट के थ्रू आएगा रिड्यूस एनएडीएच2 ग्लाइकोलाइसिस वाला, याद रखना ग्लाइकोलाइसिस वाला मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो रिड्यूस एनएडीएच2 है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही मतलब जनरेट हो रहा है इसीलिए, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं, केवल ग्लाइकोलाइसिस वाला जो रिड्यूस एनएडीएच2 है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचेगा 2 शटल सिस्टम के थ्रू, मैलेट एस्पार्टेट शटल और जीपीएस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू। अगर मैलेट के थ्रू आएगा तो रखना कितना एटीपी बनेगा 32, और अगर जीपीएस के थ्रू आएगा ये रिड्यूस एनएडीएच2 ग्लाइकोलाइसिस वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब एंटर करेगा जीपीएस के थ्रू तो कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 30 एटीपी बनेगा, इस चीज को याद रखना टोटल, ठीक है। और यहां पर हम लोग बोलेंगे ये रिड्यूस एनएडीएच2 उस टाइम पे 1.5 एटीपी देगा, याद रखना है, ठीक है, जब जीपीएस के थ्रू आएगा तब। लेकिन जब मैथ्स के थ्रू आएगा तो ये रिड्यूस एनएडीएच2 2.5 एटीपी देगा ग्लाइकोलाइसिस वाला। कैसे देगा क्या होगा ये मैं अलग से बताऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये था न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अप्लाई करेंगे सब कुछ सेम होगा ना। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या चीज है, ओल्ड कॉन्सेप्ट का देखो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी का अकॉर्डिंग कीजिए आप, ठीक है। देखना आप अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर सब कुछ 2 एटीपी हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 2 रिड्यूस NaDH2 हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन के टाइम पे भी 2 रिड्यूस NaDH2 बना, ठीक है। यहाँ पर 2 एटीपी है, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, और 6 रिड्यूस NaDH2 क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना था, और क्या हुआ था हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस FADH2 क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना था, यही है ना। कुछ करना नहीं है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक रिड्यूस NaDH2 हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NaDH2 3 एटीपी को देता है, और एक रिड्यूस FADH2 ये कितना एटीपी को देता है 2 एटीपी को देता है। कैसे ये मैं बताऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब ओल्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, 2 रिड्यूस NaDH2 तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो गया 6 एटीपी हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना होगा 6 एटीपी, क्योंकि यहाँ पर एक रिड्यूस NaDH2 3 एटीपी दे रहा है, तो 6 × 3 कर दो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 18 एटीपी हो जाएगा, ठीक है। और एक FADH2 2 एटीपी को देना ना, तो 2 FADH2 कितना होगा 2 × 2 कितना 4 एटीपी को देगा, ठीक है। सारा का सारा एटीपी कैलकुलेट करो, 6 12 12 और 18 30 और 4 कितना 34 और 2 36 और 2 कितना 38, टोटल कितना एटीपी बनेगा 38 एटीपी बनेगा। ये किसके थ्रू आएगा, हम लोग बोलेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू, ठीक है। ओल्ड कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना। और अगर जीपीएस के थ्रू आएगा, यहाँ पर ये क्या था मैलेट एस्पार्टेट शटल, और अगर जीपीएस के थ्रू आएगा तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे जो 2 रिड्यूस NaDH2 है ना ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे वो कितना एटीपी देगा, हम लोग बोलेंगे
वो हम लोग बोलेंगे ये वन कितना 2 एटीपी देगा। ठीक है, मतलब जो Fa-H2 दे रहा है ना, वही यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या देगा, रिड्यूस NADH2 देगा। ठीक है, तो 2 × 2 एटीपी कितना होगा, 4 एटीपी हो गया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 4 एटीपी होगा। कितना होगा टोटल एटीपी, हम लोग बोलेंगे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा जीपीएस के थ्रू। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे ओवरऑल एटीपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे करके एटीपी इतना बन रहा है ये सब मैं बताऊंगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसमें ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट दोनों को मैं बताऊंगा। और ये जो शटल सिस्टम है ना, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों रिड्यूस NADH2 जब मैथ्स के थ्रू आ रहा है तो 2.5 एटीपी दे रहा है ग्लाइकोलाइसिस वाला, और कौन और ग्लाइकोलाइसिस वाला जो रिड्यूस NADH2 है वो जब जीपीएस के थ्रू आ रहा है तो क्यों 1.5 एटीपी दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी ओल्ड कॉन्सेप्ट में भी देखो, ग्लाइकोलाइसिस का जो रिड्यूस NADH2 था, जब वो मैलेट एस्पार्टिक शटल के सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करेगा तो 3 एटीपी देगा। लेकिन वही ग्लाइकोलाइसिस का जो रिड्यूस NADH2 है, जब वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो कितने एटीपी देगा, 2 एटीपी देगा। तो ये कैसे करके हो रहा है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या इसके पीछे मैकेनिज्म है, ये मैं बताऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये था क्रेब्स साइकिल, क्या था, क्या होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्यों होता है क्रेब्स साइकिल, कैसे करके क्रेब्स साइकिल को याद रखें, कैसे करके ट्रिक बनाए क्रेब्स साइकिल को, क्या क्या एंजाइम्स है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व था, क्या क्या रेगुलेटरी स्टेप्स था, क्या क्या इनहिबिटर्स था, ये सब सारा का सारा मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, क्रेब्स साइकिल का जो टोटल 8 स्टेप्स है ना, उस स्टेप्स को 1 बाय 1 हम लोग उसका बायोकेमिस्ट्री के साथ उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद खत्म करने के बाद फिर हम लोग कार्बन ट्रेसिंग मेथड देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, वो ग्लूकोज का कौन सा कार्बन निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेगुलेशन, देखेंगे क्रेब्स साइकिल का। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल से क्या क्या अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग एंटर करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।